प्यारे बच्चों, आप सीख रहे हैं डिटर्मिनेंट को और इस वीडियो में डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज़ के बारे में चलेंगे। उसके पहले हम लोग डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपेंड करते हैं उस चीज़ों पे बात करेंगे। और इसके पहले आप मेरे ही वीडियो पे डिटर्मिनेंट के टाइप्स, डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट, ये सारे चीज़ सीख चुके हैं। तो हमारा टॉपिक होगा एक्सपेंडिंग एंड प्रॉपर्टीज। किसका एक्सपेंडिंग और किसका प्रॉपर्टीज? डिटर्मिनेंट का। हम आज इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। मैं बहुत अच्छे तरीके से इसे बताने जा रहा हूँ और सिंपल व्यू में आपको बताऊँगा। आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए। उसके पहले अगर जो नए जुड़ते जा रहे हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए। तो शुरुआत करते हैं डिटर्मिनेंट का एक्सपेंडिंग फॉर्म। अगर एक बात करें कि पहले आप अगर सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना हो तो आपको पता है कि ये दोनों नंबर को, डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इस नंबर को मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये मेरा डिटर्मिनेंट का आंसर आ जाता है, सेकेंड ऑर्डर की बात करें तो। लेकिन अगर थर्ड ऑर्डर में हम चलें, थर्ड ऑर्डर का एग्जाम्पल ये है ABCDEFGHI। मैंने एक एग्जाम्पल अगर इसे ले लिया, इसे सोल्व करना हो तो आप कैसे कीजिएगा? क्या इसकी तरह कर सकते हैं? इस डायगोनल और इस डायगोनल को मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं? तो ऐसा हम लोग कतई नहीं करेंगे। इसके लिए हमारा ही वीडियो में एक डाला हुआ है सारस मेथड। उस सारस मेथड से आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। लेकिन हमारा आज का टॉपिक क्या है कि इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड हम कैसे करेंगे, यानी एक्सपेंडिंग हम सीखने जा रहे हैं। तो बात समझिए। इसके पहले एक चीज़ और आप समझिए कि हमने इसके सिंबल के लिए प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ये पहले ही सिखा चुके हैं पिछले वीडियोज़ में कि ये कहाँ से प्लस माइनस प्लस आया। उस बातों को ध्यान में रखिए। एक्सपेंडिंग हम करने के लिए इसी एग्जाम्पल को लेते हैं ABCDEFGHI। मैंने इस एग्जाम्पल को लिया। आपको जब इसे एक्सपेंड करना हो तो किसी रो या किसी कॉलम को आप ले सकते हैं। आपको पता है कि ये एलिमेंट है रो 1 का, ये पूरा एलिमेंट है रो 2 का, ये पूरा एलिमेंट है रो 3 का, और ये एलिमेंट है कॉलम 1 का, ये कॉलम 2 का, और ये कॉलम 3 का। कॉलम 1 में एलिमेंट ADG आ गया, रो 1 में एलिमेंट ABC आ गया, यानी पूरे एलिमेंट इस रो का है। तो हमें जब एक्सपेंडिंग करना होता है तो हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं। किसी भी रो या किसी कॉलम, यानी एक रो या एक कॉलम को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको एक्सपेंड करना है और आपने इसको सेलेक्ट किया, आप फर्स्ट रो को सेलेक्ट किया, तो ये सिंबल के साथ भी हम चलेंगे, यानी आपको पता है प्लस माइनस प्लस से होता है। तो आप A ले लीजिए और फिर ये बॉक्स बना लीजिए, फिर माइनस B ले लीजिए, फिर ये डिटर्मिनेंट का बॉक्स बना लीजिए और फिर प्लस C ले लेंगे और फिर इसका बॉक्स बना लेंगे। ये मेरा अब क्या करना है कि जब आप इस एलिमेंट को लिए हैं तो इसके रो और इसके कॉलम को हटा दीजिए, जो बाकी एलिमेंट बचता है उसको इसमें रख दीजिए। अब इस फिर B को ले रहे हैं, इस B में क्या आएगा? तो B के रो और कॉलम को हटा दीजिए, यानी इसको हट गया, ये हट गया, आपका बचा ये और ये बचा, यानी DGFI आप लिख दीजिए। ये और ये दोनों बचा, आपने उसको लिख दिया। अब लास्ट में आपने इस C को लिया है तो इसका कॉलम और इसके रो को हटा दीजिए, आपका ये एलिमेंट बच गया। ये पूरा एलिमेंट इसके जगह हम रख देंगे
DEGH, और ये पूरा रखने के बाद आप इसे अब सोल्व कर सकते हैं। कैसे? ये आपका अब सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट आ गया, और सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट करना आपके लिए आसान हो गया। ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस देते हैं, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। सेम प्रोसेस DI माइनस FG प्लस C DH माइनस EG। अगर ये कांस्टेंट नंबर होता तो उसे मल्टीप्लाई करके हम लिख देते हैं, अरेंज कर देते हैं, ये मेरा आंसर हो जाता। तो ये एक्सपेंडिंग का प्रोसेस है। मेरा कहना है कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम को आप ले सकते हैं। हमने इस रो को लेके किया, आप इस कॉलम को भी ले सकते हैं, इस कॉलम को, यानी 1 2 3 रो या कॉलम किसी को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम इसको एक्सपेंड करने जा रहे हैं, यहीं पे कर दे रहे हैं। हमारा विचार है कि हम इसको लें, इसको ले लें, इस कॉलम को ले लें, तो क्या लेंगे? माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। अब इसे सॉल्व कीजिए, माइनस B, तो आप क्या कीजिएगा? इसके रो और इसके कॉलम को छोड़ देंगे, आपका बच गया DG A5, फिर प्लस E लीजिएगा, फिर किसको छोड़िएगा? इस रो को और इस कॉलम को छोड़िएगा, आपको AG और CF AG और CI बच गया। और फिर आप अगर माइनस H लेते हैं तो इस रो को और इसके कॉलम को छोड़ेंगे, तो आपको बच जाएगा AD और CF, और आसानी से फिर इसको सोल्व कर लीजिए। सेकेंड ऑर्डर में आ गया DI माइनस FG प्लस E AI माइनस CG माइनस H AF माइनस CD, और जब इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको आसानी से मिल जाएगा। चलिए अब एक एग्जाम्पल के से हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल 1 को सोल्व करते हैं। हमने बताया कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम को हम ले सकते हैं एक्सपेंड करने में। तो फर्स्ट को मैं यहीं पे सोल्व कर रहा हूँ। तो हमारा इच्छा है कि हम ले लें रो 1 को। आपके ऊपर पाबंदी नहीं है, किसी भी रो को ले सकते हैं या किसी भी कॉलम को ले सकते हैं। तो हम अपनी सुविधा के लिए यहाँ पे दिखा दें, यहाँ पे लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप इसे दिखा दें। हम क्या लिए? इस 4 को लिए, तो इसके कॉलम को और इसके रो को, यानी इस नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग रो और कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम को हम छोड़ देंगे। बाकी जो मेरा नंबर बचेगा उसको हम लिख लेंगे। फिर अब 9 को लेंगे, यानी -9 होगा। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो और कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम को छोड़ेंगे, आपको बच गया ये दोनों नंबर, यानी 3 5 और 2 1 बच गया। और लास्ट +7 अगर लेते हैं तो मेरा कितना बचेगा? इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो ये कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम में बच जाएगा ये नंबर 3 5 5 4 3 5 5 4, और ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी उससे हमको इतना ही ज़रूरत है। अब इसको सोल्व कीजिए, ये सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में आ गया, आप आसानी से सोल्व कीजिए, यानी हो जाएगा 4 5 × 1 5 -4 × 2 8 -9 3 × 1 3 5 × 2 10, रूल के अनुसार माइनस, फिर +7 3 × 4 12 माइनस रूल के अनुसार, और 5 × 5 25। इसे सोल्व कर दूं, यहीं पे चलिए सोल्व कर दें। 4 ये कितना हो जाएगा? -3 -9 ये हो जाएगा -7, और +7 ये कितना हो जाएगा? -30। आप इसे अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -12 आप +63 और माइनस कितना हो जाएगा? 7 3 21 और 9 91। आप इसे आराम से सोल्व कर सकते हैं। 63 -103, और जब इसका रिजल्ट निकालिएगा तो आपका निगेटिव में आएगा, जो आएगा उससे आप लिख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन को चलिए। अगर क्वेश्चन में 0 नज़र आए
तो आप ये देखिए कि ज़्यादातर हम जीरो वाला लें, क्योंकि एक टर्म तो मेरा जीरो आ जाएगा तो वो ख़त्म होगा। खैर सभी कॉलम में एक ही जीरो है, इसलिए ऐसा कीजिए, चलिए हम इसको ले लेते हैं, इस बार लास्ट वाले को लेते हैं आपकी सुविधा के लिए, कि लगे कि किसी को भी लेंगे तो मेरा आंसर आएगा। तो प्लस माइनस प्लस होगा, तो हम लिए -2, मेरा ये छोड़ देंगे ये छोड़ देंगे, यानी हो जाएगा 1 0 2 -3। फिर अगर हम -3 लिए तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम को छोड़ेंगे तो मेरा नंबर बच जाएगा 0 -1 और 2 -3, और लास्ट जीरो लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ मैं दिखा देता हूँ कि जीरो लीजिएगा तो इसका आंसर जीरो। ये कॉरेस्पॉन्डिंग रो कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम छोड़ेंगे तो आपका ये बचेगा 0 1 -1 0। अभी देखिए इसका कितना होगा, -2 -3 -0 -3 0 +2, और ये तो जीरो है तो पूरा जीरो बना देगा। आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, डायरेक्ट मैं लिखूं तो यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा -6, डैट मीन 0 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, थर्ड चलिए, थर्ड हम लेना चाह रहे हैं सेकेंड रो को, क्योंकि 2 जीरो है मेरा, 2 टर्म ऐसे ही जीरो हो जाएगा। तो मेरा हो जाएगा, यहाँ से लेंगे, हमारा सिंबल क्या पता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, आप प्लस माइनस प्लस आप इसको ले रहे हो तो माइनस प्लस माइनस ले रहे हो, यानी ये जीरो लिए, इसके रो कॉलम को छोड़ेंगे, 4 -1 1 7, फिर +2 लिए, आपको इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो कॉलम को छोड़ेंगे तो 2 5 और 1 7 बचेगा, और फिर ये जीरो लीजिएगा तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम को छोड़िएगा तो आपको बच जाएगा 2 4 और 5 -1, और ये चीज़ तो जीरो हो जाता है, इसलिए इसको लेने की आपको ज़रूरत नहीं भी थी, क्योंकि ये जीरो हो जाता है, ये भी जीरो हो जाता है, इसलिए इसको भी लेने की आपको ज़रूरत नहीं थी। आपको बनाते बनाते एक्सपीरियंस हो जाएगा कि क्या लेना है क्या नहीं। ये बच गया तो 2 हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 14 -5, डैट मीन्स 2 × 9, इसका आंसर हो जाएगा 18 आंसर। तो हम डिटर्मिनेंट थर्ड ऑर्डर को इस तरह से एक्सपेंड करते हैं, और ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में डिटर्मिनेंट सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर ही आपको पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अब हम डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर आप डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर रहे हैं, इसमें बहुत बड़े बड़े डेटाज आ गए, तो आप कोशिश करना कि हम डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी से सोल्व करें। ज़्यादातर आपको प्रॉपर्टी से ही सोल्व करना आसान होगा, क्योंकि यहाँ मैंने छोटे छोटे डिजिट लिया है, स्मॉल डिजिट लिया है, इसलिए मेरा सॉल्यूशन आसान हो गया। लेकिन अगर प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं तो उसका आंसर बहुत जल्द आ जाएगा और आपको मज़ा भी आएगा। तो हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, फर्स्ट प्रॉपर्टी मैं लिखने जा रहा हूँ। इस प्रॉपर्टी में कहना है कि अगर कोई भी रो या कोई भी कॉलम का एलिमेंट जीरो हो जाए, है ना, एनी रो और एनी कॉलम, किसी भी रो या किसी भी कॉलम का एलिमेंट्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए। जैसे मान लीजिए ये मेरा डिटर्मिनेंट है, इसका कॉलम 1 का एलिमेंट जीरो है, इसका वैल्यू डायरेक्ट जीरो, कोई सॉल्यूशन हम नहीं करेंगे। मान लीजिए ये आ जाए, इसका फर्स्ट रो का एलिमेंट जीरो जीरो, कुछ सॉल्यूशन करने की हमारी ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए कुछ सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है, इसका पूरा एलिमेंट जीरो होगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है,
if the element of any rows and any column are 0 then the value of determinant is always 0। सेकेंड प्रॉपर्टी चल रहा है, अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम का एलिमेंट आइडेंटिकल हो जाए, द एलिमेंट ऑफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब सेम हो जाए, इक्वल हो जाए, तो उसका वैल्यू क्या होगा, डिटर्मिनेंट का 0 होगा। सेम इसी की तरह होगा, जैसे हम एक डिटर्मिनेंट ले लिए, बोल दिए ए बी सी डी ई एफ ए बी सी। यहाँ क्या है, यहाँ आप देख रहे हैं कि C1 और C2, C1 और C3 इक्वल है एलिमेंट, इसका वैल्यू हम डायरेक्ट 0 लिखेंगे, कोई कुछ सॉल्यूशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट 0। दूसरा, अगर मान लीजिए कि ऐसे रहे 1 2 3 4 5 6, चलिए यहाँ कर दें 1 4 5 0 5, ये दोनों आइडेंटिकल है, इसका वैल्यू डायरेक्ट 0, हम इसका कोई सॉल्यूशन नहीं करेंगे। यानी किसी भी दो रो का एलिमेंट या दो कॉलम का एलिमेंट इक्वल आ जाए तब हम उसका वैल्यू डायरेक्ट, उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू डायरेक्ट 0 रखेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी थर्ड में मैं लिख रहा हूँ कि अगर आपका कोई एक डिटर्मिनेंट दिया रहा है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई दिया हुआ है, आपकी इच्छा है कि हम इसमें कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें। चलिए यहाँ ए डिटर्मिनेंट थी, आप चाहते हैं कि के से हम मल्टीप्लाई करें, तो जब के से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आप किसी एक पार्टिकुलर रो या कॉलम को सेलेक्ट कीजिएगा। यानी हमारी इच्छा है कि हम इस केस से, ऐसा नहीं कि ये सभी एलिमेंट में आप मल्टीप्लाई करोगे, नहीं, वो सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई हम मैट्रिक्स में सीखेंगे। मैट्रिक्स में क्या करेगा कि के ए के बी के सी के डी के ई के एफ के जी के आई के एच, इस तरह से सारा में हो जाएगा। लेकिन डिटर्मिनेंट में हम किसी एक पार्टिकुलर चुनेंगे, वो भी क्वेश्चन के अनुसार डिपेंड करेगा। मान लीजिए कि हमारी इच्छा है कि हम के से मल्टीप्लाई क्या करें कि R1 के प्लेस पे के से मल्टीप्लाई करके हम रखते हैं, तो मेरा क्या रिजल्ट आना चाहिए, के ए के बी के सी और बाकी जितने एलिमेंट हैं सब उसी तरह से होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी इच्छा है कि हम इसको दूसरे में करें, मान लीजिए कि हमारी इच्छा है कि C2 में कर दें, कॉलम 2 में कर दें, तो बाकी जो एलिमेंट है उसी तरह से हो जाएगा। कॉलम 2 ये आपका है और कॉलम सी भी उसी तरह से हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि जब हम किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई सेम पार्टिकुलर रो या कॉलम को चुनेंगे, उसके अनुसार मल्टीप्लाई करेंगे। एक एग्जाम्पल और देते हैं, मान लीजिए कि आपका ए है, मान लीजिए आपका डिटर्मिनेंट डी है, आप इसमें ए बी सी डी ई एफ जी एच आई ए डिटर्मिनेंट है, आप चाहते हो कि अपनी मर्जी से हम ए बी सी से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ भी आपको ए बी सी से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी ए बी सी मल्टीप्लाई होगा और आप चाहते हैं कि आप ए को जो है फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई करना चाहते हैं और बी को सेकेंड रो में और सी को थर्ड रो में चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। अगर आपके क्वेश्चन का डिमांड है कि हम ए बी सी को किसी एक रो या एक कॉलम में करें तो वो भी कर सकते हैं। तो आपका ये ऊपर वाला ए बी सी, न्यूमरेटर वाला ए बी सी चला जाएगा, ए किस में मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट रो, ए आपका R1 है, ए आपका R2 है, ए आपका R3 है।
तो a मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ a स्क्वायर AB AC हो जाएगा। R2 में आपने B से मल्टीप्लाई किया है, BD BE BF हो जाएगा। और R3 में आपने C से मल्टीप्लाई किया है, यानी CG CH CI हो जाएगा। इसके बाद आपका कोई ना कोई कैलकुलेशन होगा, यानी आपका प्रॉपर्टीज़ ये है, ये नियम है, इसका गुण है कि ऐसे आप कर सकते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में हम कैसे अप्लाई करें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर चलें। प्रॉपर्टी 4 में हम लिखने जा रहे हैं कि अगर आप रोज को इंटरचेंज कीजिएगा, रोज को चेंज कीजिएगा कॉलम में, कॉलम्स में, यानी कॉलम्स को चेंज कीजिएगा रोज में, बात एक ही है, तो वैल्यू जो होगा डिटर्मिनेंट का चेंज नहीं होगा। यानी जो पहले जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू इसका होगा। जैसे देखिए, ये मेरा डिटर्मिनेंट है, हमारा है ABCDEFGHI एलिमेंट्स। अब आप चाहते हो कि इसको इंटरचेंज कर दें, यानी आप रोज को इंटरचेंज कर रहे हैं कॉलम्स में और कॉलम को चेंज कर रहे हैं रो में। यानी मेरा मतलब है कि ये मेरा रो है, आप इसको कॉलम में चेंज कर दीजिए, ये मेरा रो है, कॉलम में चेंज कर दीजिए, फिर ये थर्ड रो है, इसको थर्ड कॉलम में चेंज कर दीजिए। तो जो इसका वैल्यू होगा वही इसका वैल्यू होगा, दोनों का वैल्यू सेम होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी रोज को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कीजिएगा, कोई वैल्यू चेंज नहीं होगा, सेम आ जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 5 में देखते हैं, अगर आप इंटरचेंज करते हैं, किसी फिक्स रो को इंटरचेंज करते हैं इनटू कॉलम्स में, तो वैल्यू जो इसका होगा ना, इसका जो वैल्यू होगा डिटर्मिनेंट का, आपका साइन चेंज होगा, सिर्फ साइन चेंज होगा और वैल्यू नंबर चेंज नहीं होगा। यानी जो आपका आंसर रहेगा वो सारा चीज़ सेम रहेगा, ओनली साइन चेंज होगा और कुछ चेंज नहीं होगा। जैसे एग्जांपल से अच्छे से समझिएगा। मान लीजिए डिटर्मिनेंट है, ये मेरा ABCDEFGHI है। आप चाह रहे हो कि हम, ये मेरा C1 है, C2 C3 C1 C2 C3 सॉरी R1 R2 R3 C1 C2 C3। आप चाह रहे हो कि R1 के प्लेस पे हम R2 को रख दें और R2 के प्लेस पे R1 को रख दें। इसको यहाँ रख दे उठा के, इसको यहाँ रख दे उठा के, यानी DEF ABCGHI, यानी आपने इसको उठा के यहाँ रख दिया और इसको उठा के यहाँ रख दिया, ये जैसे है वैसे ही है। तो सेम वैल्यू आएगा, नंबर सेम आएगा, लेकिन यहाँ साइन चेंज हो जाएगा। अगर इसके आगे प्लस होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस होगा। आप और भी इसके बाद चाहते हैं कि हम कॉलम 2 को कॉलम 3 के जगह पे रखना चाहते हैं और कॉलम 3 को कॉलम 2 के जगह पे रखना चाहते हैं, यानी कॉलम 1 जो है वही रह जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ FCIEBH, तब फिर यहाँ एक साइन चेंज हो जाएगा, यानी एक माइनस यहाँ है तो ये हो जाएगा फिर प्लस, यानी सीधा ये साइन चेंज होते रहेगा। आप जितने बार इसको इंटरचेंज कीजिएगा उतना साइन चेंज होगा, लेकिन सभी का आंसर उतना ही आएगा, बस निगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का निगेटिव में आएगा। प्रॉपर्टी नंबर 6 चले। प्रॉपर्टी 6 में मैं लिखने जा रहा हूँ, मान लीजिए कोई एक डिटर्मिनेंट है,
ABCDEFGHI। इस तरह से, यानी कॉलम 1 में IJK ऐड किया हुआ है, तो हम प्रॉपर्टीज़ के अनुसार डिटर्मिनेंट का चाहे तो इसे सेपरेट भी कर सकते हैं, ये मेरा अधिकार है। यानी आपको बस सेपरेट जब कीजिएगा तो इसमें 2 डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट होगा। एक डिटर्मिनेंट में कॉलम 1 में ADG आ जाएगा और दूसरे डिटर्मिनेंट में IJK आ जाएगा। और यहाँ जो सिंबल होगा, अगर प्लस का है तो बीच में, दोनों के बीच में प्लस होगा, अगर माइनस है तो दोनों के बीच में माइनस होगा। किसी भी रो या किसी भी कॉलम के साथ ऐसा हो तो हम कर सकते हैं। हमने फ़िलहाल कॉलम 1 को लिया है, यानी आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ADGBEHCFI और प्लस है दोनों के बीच में, सबके बीच में प्लस देंगे, एक में आ जाएगा JKLBEHCFI और आप फिर दोनों को सोल्व करके उसका आंसर लिख सकते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ क्या कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अनुसार ऐसा रहे तो आप इस तरह से सेपरेट कर सकते हैं। बस सिर्फ प्लस या माइनस होना चाहिए, मल्टीप्लाई में हो तो वो नहीं कर सकते हैं, वो कॉमन लिया जा सकता है, ऐसे नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके सामने ला रहा हूँ। ये प्रॉपर्टी है कि आपका अगर डिटर्मिनेंट है ABCDEFGHI तो हम किसी भी रो को, मान लीजिए कि रो 1 में, रो 1 के जगह R1 में से R2 को घटा के लिख सकते हैं। यानी ये आपका R1, R2, R3, C1, C2, C3। R2 के जगह पर हम R2 में से R3 को सब्ट्रैक्ट करके लिख सकते हैं। R3 के प्लेस पे R3 माइनस R1 कर सकते हैं। कॉलम 1 के प्लेस पे कॉलम 1 में से कॉलम 2 को कर सकते हैं। 2 के प्लेस पे कॉलम 2 में से कॉलम 3 को कर सकते हैं। कॉलम 3 के प्लेस पे कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 कर सकते हैं। हम चाहें तो R1 के प्लेस पे सभी को ऐड करके लिख सकते हैं। हम चाहें तो कॉलम 1 के प्लेस पे सभी कॉलम को ऐड करके लिख सकते हैं। यानी हमारा ये अधिकार है कि किसी भी रो को किसी भी कॉलम, किसी भी रो को किसी भी रो के साथ हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सेम प्रोसेस कॉलम के साथ भी है, लेकिन ध्यान रहे कि जितने ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होगा उतना स्टेप हम एक साथ कर सकते हैं। जैसे ये आपका थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो हम किसी 2 स्टेप को लेंगे, यानी रो रो में काम करेंगे तो किसी 2 रो वाले कॉन्सेप्ट को लेंगे। अगर कॉलम कॉलम में करेंगे तो किसी 2 कॉलम को लेंगे। ये जब हम लोग एग्जाम्पल सोल्व करेंगे उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। इस प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखिए। चलिए एक क्वेश्चन इस पे यहाँ दे ही दूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मान लीजिए कि आपका है 1 1 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका क्वेश्चन है। इसको सोल्व करना है इस प्रॉपर्टी से। इस प्रॉपर्टी का मेरा मेन मकसद होता है कि हमारा कोई भी रो या कोई भी कॉलम का पूरा एलिमेंट इक्वल हो जाए, जिससे हमको सोल्व करना आसान हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा एक एलिमेंट का, एक कॉलम का सारा एलिमेंट इक्वल है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हमारा मकसद है कि हम 0 लाएं। तो हम करने जा रहे हैं R1 के प्लेस पे R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और R2 के प्लेस पे R2 में से R3 को सब्ट्रैक्ट करके लिखने जा रहे हैं कि 0 आ जाए। यानी 2 ही केसेस हम यहाँ ले सकते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा, पूरे एलिमेंट को, यानी R1 का मतलब हुआ ये पूरा R1 एलिमेंट, R2 का मतलब हुआ पूरा एलिमेंट। 1 - 1 0, 2 - 3 -1, 5 - 6 -1। अब फिर इस पे आ जाइए, 1 - 1 0, 3 - 4 -1, 6 - 7 -1 और फिर जो डिनोमिनेटर में रहेगा वही लिख देंगे। और खैर यहाँ से आपको और कुछ सॉल्यूशन ही नहीं करना पड़ रहा, क्योंकि ये किस प्रॉपर्टी पे आ गया,
R1 इज इक्वल टू R2 दोनों जब सेम हो जाए तो इसका आंसर डायरेक्ट आप 0 लिख सकते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल चलते हैं, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल, और प्रॉपर्टी के इस्तेमाल से सोल्व करने की कोशिश करते हैं और आप उसमें देखिएगा कि कैसे सॉल्यूशन होता है। एग्जाम्पल 1 में मैंने दिया है कि ABC जिसमें जितना भी नंबर है सारा पॉजिटिव है, आपको प्रूव ये करना है कि इसका वैल्यू आपका निगेटिव में आना चाहिए, आंसर इसका निगेटिव में आना चाहिए। LHS ले लूँ, यही मेरा LHS है। जब मैं इसे सोल्व करूं तो सोचूंगा कि कैसे क्या आएगा, कोशिश करेंगे कि प्रॉपर्टी पे आए। अगर आप प्रॉपर्टी पे नहीं करना चाहते तो इसे एक्सपेंडिंग भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसे प्रॉपर्टी पे सोल्व करना चाह रहा हूं। मैं आपको कुछ डेमो दिखा देता हूं कि प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। यहाँ हमारा नंबर इस तरह से आ रहा है ABC BCA CAB। हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर रो की बात करें या कॉलम की बात करें तब फर्स्ट रो में सारे नंबर अलग अलग हैं, इसमें भी सारे अलग हैं, इसमें भी सारे अलग अलग हैं। लेकिन अगर हम कहें कि अगर इसे ऐसे R1 के जगह पे हम R1 को R2 को और R3 को ऐड करके लिखें तो कैसा रहेगा। यानी हम क्या करने जा रहे हैं, इस R1 के जगह पे इस सभी को ऐड कर देंगे तो A + B + C, बाकी जो है वही हो जाएगा। यहाँ ये तीनों को ऐड करेंगे तब B + C + A, ब्रैकेट में ऐसे ले लीजिए, अच्छा लगेगा। फिर जो है वही हो जाएगा, क्योंकि हमने और बाकी के साथ कुछ नहीं किया। यहाँ पे C + A + B, बाकी जितने भी नंबर हैं रो का इक्वल हो जाएगा। जब मेरा R1 में सेम नंबर आ रहा है ABC, तो हम इसे कॉमन ले सकते हैं, यानी ABC हम बाहर निकाल देंगे तो मेरे पास डिटर्मिनेंट आएगा 1BC, यहाँ भी 1CA, यहाँ भी 1AB। मेरा मकसद है डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी लगाने का कि कोई एक रो या एक कॉलम इक्वल आ जाए। यहाँ पे मेरा एक रो 1 इक्वल आ गया। जब रो इक्वल आ गया तो हम इसे कोशिश करेंगे कि किसी दो को 0 बनाएं। तो हम क्या करेंगे, C1 के प्लेस पे C1 में से C2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और C2 के प्लेस पे C2 में से C3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये मेरा C1 हुआ, C2 हुआ, C3 हुआ, यानी इसके जगह पे ये दोनों को घटा के सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे। यहाँ ABC आ गया। जब इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, B - C और C - A, फिर इसमें इसको करेंगे 0, ये आ गया C - A - B, और कॉलम C के बारे में हमने कुछ नहीं कहा है, कॉलम C3 के बारे में कुछ नहीं कहा है, इतना आ गया। ये मेरा अब डिटर्मिनेंट सोल्व करना आसान हो गया, क्योंकि प्लस माइनस प्लस ये ले लेंगे और 0 वाला को छोड़ देंगे, सिर्फ इसको लेंगे। हम इसका सॉल्यूशन यहाँ कर रहे हैं, यानी आपका होगा A + B + C, और फिर आप 0 को लीजिएगा 0 होगा, इसलिए +1 ले लीजिए, इंटू 1 लिए और फिर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग चीज़ों को छोड़ देंगे। बाकी एलिमेंट को जब हम लेंगे, जैसा कि पहले भी आपको हम बता चुके हैं, इस तरह से सोल्व करेंगे। C - A - B हमने इसको अरेंज कर दिया और इससे आसानी से सोल्व करके देखते हैं कि क्या आता है। A + B + C, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इसमें इसको करेंगे C - A² होगा। फिर इसे सोल्व करते हैं, निगेटिव हमें लाना है, यानी इसके यहाँ पे हम माइनस देखना चाहते हैं। क्या आ जाएगा, AB - B² -CA प्लस BC, इसको ब्रेक करेंगे तो -C² प्लस 2CA आएगा। इस CA में इस CA को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका रिजल्ट आना चाहिए ABC
फिर आएगा सॉल्यूशन करने के बाद माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और फिर प्लस ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए आएगा। हम यहाँ से माइनस ले लेंगे। जब माइनस लेंगे तब वो एक फार्मूला पे आ जाएगा। मेरा रिजल्ट इतना आया था। अब इसमें से हम माइनस कॉमन लेते हैं, आगे माइनस कर दिए तो a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इतना आएगा। और इस पूरे रिजल्ट का एक फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। तो ये निगेटिव आपका शो कर रहा है कि इसका आंसर नेगेटिव में आया है। अब आ जाइए इस क्वेश्चंस में। ये क्वेश्चन इवैल्यूएट करना है, वैल्यू फाइंड करना है। हम इसे गौर से देखें तो हमें ये समझ में आया कि ये कॉलम 1 में ए कॉमन हो जा रहा है, आप ले सकते हो। कॉलम 2 से आपका बी कॉमन हो रहा है और कॉलम सी से सी कॉमन हो रहा है। तो आपका बचा कितना 1 ए और ए स्क्वायर इसमें बच गया और इसमें बच गया 1 बी स्क्वायर और यहाँ पे 1 सी स्क्वायर बच गया। देखिए मेरा एक रो इक्वल आ गया उसके एलिमेंट, तो हम कॉलम में सब्ट्रैक्ट करेंगे C1 माइनस C2 माइनस C3। इसका मतलब होता है कि कॉलम 1 के जगह कॉलम 1 में से कॉलम 2 को सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे। जगह मेरा 1 होना चाहिए, कॉलम 1 प्लेस जगह रखेंगे। 1 माइनस 1 0, ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर 1 माइनस 1 0, बी माइनस सी, यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 1 सी स्क्वायर। चलिए इसके पहले कुछ कॉमन यहाँ और हो रहा है। अगर इस टर्म में चलें C1 में चलें तो a माइनस बी, इसको जब ब्रेक करेंगे तो a माइनस बी ए प्लस बी हो जाएगा। तो हम वहाँ से कॉमन मेरा हो जाएगा a माइनस बी और इससे भी आपका b माइनस सी कॉमन हो जाएगा। तो बचेगा कितना 0 1 a प्लस बी 0 1 ए बी प्लस सी और 1 सी स्क्वायर जो है वही रह जाएगा। और अब आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं प्लस माइनस प्लस, सिर्फ इसको ले लीजिए। रिजल्ट आपका आ जाएगा ए बी सी ए माइनस बी माइनस सी आई इंटू 1। आपने इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो कॉलम को छोड़ते हो तो आपका रिजल्ट ये आता है। और फिर आप इसे सोल्व कर देते हो तो आपको मिलता है ए बी सी ए माइनस बी माइनस सी और ये इसमें बी माइनस सी और इसमें माइनस रूल के अनुसार, इसलिए माइनस बी, ये आपका कैंसिल हो गया। और फाइनल रिजल्ट आपका इस क्वेश्चंस का इतना मिल जाता है। ये आंसर हुआ। ये मेरा प्रॉपर्टी से सोल्व करने का एक डेमो दिए 2 क्वेश्चंस का कि आप इसे ऐसे सोल्व कर सकते हो। और एक्सरसाइज का वीडियो मैं डालूँगा अपने यूट्यूब चैनल पे। NCERT सारा क्वेश्चन NCERT एग्जाम्पलर और NCERT टेक्स्ट बुक दोनों का होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। डिटर्मिनेंट में एक चीज़ और बच गया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल लाना है, सोल्व करना, यानी कॉलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स बाय डिटर्मिनेंट, इससे सोल्व करना होगा। तो आप इसे ध्यान से देखिए और इस पे डिटर्मिनेंट को अमल कीजिए ढंग से। पूरे वीडियो 1 से देखिए, 1 2 3 वीडियो जितने भी जा रहा है स्टार्टिंग वीडियो से देखिएगा तो डिटर्मिनेंट
बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और हम सारे डिटर्मिनेंट के टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से आपके सामने प्रेजेंट किए हैं, एक सिंपल लैंग्वेज में, कि सभी स्टूडेंट को समझ में आ जाए, कमज़ोर विद्यार्थी को भी और तेज विद्यार्थी को भी। तो धन्यवाद, थैंक यू।